Welcome to my YouTube channel Normal Lamba. Friends, in today's episode I will be showing you a medical talk. Subject is urology and orthopedics. This talk will be delivered by leading super specialists of the Apollo Hospital, New Delhi. One will be Dr. Taneja and other is Dr. Yash Gulati. Incidentally, Yash Gulati is on the panel of BCCI and has been treating the Indian cricket team since quite a long time. And this talk has been arranged by Apollo Hospital and IROA. It means Indian Oil Retired Officers Welfare Association, Delhi chapter. Thank you very much. Adab, whatever you believe, thank you very much for coming here. Indian Oil से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है. Not only as a doctor and a patient, but some of my very close relatives work for Indian Oil. My real uncle, my real first cousin, my first cousins, they were all in Indian Oil. तो मेरे को काफ़ी अंदर की ज्ञान है कि इंडियन ऑयल कैसे काम करता है. तो आज की टॉक जोड़ों पे दर्द पे है. अभी अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया जो कोई सुनना नहीं चाहता कि बुढ़ापा. तो एक वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना जिसमें कहा बूढ़ा होगा तेरा बाप. तो ये शब्द थोड़ा सा क्योंकि अब जो एज है वो चेंज हो गई है. यू नो, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 29 साल थी केवल. अब 65 से ऊपर है. तो अब जो काफ़ी लोग 80, 90, 95 तक जी रहे हैं. तो क्या है कि कुछ एज के साथ कुछ चेंजेस आते हैं. तो अब हम लोगों का जो डिजीज बर्डन ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 70, 75, 80 is increasing with time and it will increase even further. तो देखो, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं ऑपरेशंस करता हूँ, लेकिन मेरे को ये शेर व शायरी और पोइट्री का बहुत शौक है. और मैं हमेशा अपनी टॉक्स में आई स्पाइस इट अप विद सम लाइंस फ्रॉम हियर एंड देयर. तो आई होप यू डोंट माइंड दैट. Go ahead. We love to do that. Alright, okay. तो आपने जो शुरुआत की लाइन की उम्र के ऊपर, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि वो कहते हैं कि ये मंजिल, ये हंसी मंजिल जवानी नाम है जिसका, इसके आगे ना बढ़ जाए उम्र रवा मेरी. हर आदमी यही चाहता है कि इससे आगे ना बढ़े, मैं वैसे ही रहूं. लेकिन क्या होता है कि ये तो सृष्टि का नियम है कि जो होना है वो तो होना है. तो जब उम्र बढ़ती है तो उसमें फिर उसके लिए भी इसके आगे की 2 लाइन है. ना दिल मेरा ना तुम मेरे, न जाने नातवा मेरी. नातवा होता है कि मेरी जो कमजोर बॉडी. न दिल मेरा न तुम मेरे, न जाने नातवा मेरी, तसव्वुर में भी आ नहीं सकती मजबूरियां मेरी. कि एज में कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एक जवान आदमी सोच नहीं सकता कि ऐसी मजबूरी होगी. सोच नहीं सकता एक यंग आदमी की यार मेरे को रात को उठ के अगर मेरे को यूरिन पास करना है तो दैट्स अ बिग एक्सरसाइज आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. आप उठ के यूरिन पास करना चाह रहे हैं तो घुटने आपको साथ नहीं दे रहे, या हिप साथ नहीं दे रही, या बैक साथ नहीं दे रही, और उधर से वो प्रेशर भी प्रोस्टेट का ज्यादा हो जाता है. तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद कम विद एडवांसिंग एज. नाउ दैट वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर, तो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स आल्सो. और वैसे भी वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया. तो जब तक आपके पास करोड़ों रुपए हों और सारे महलों में आप रहते हो, लेकिन अगर आपके पास जो आपकी बॉडी है वो सेहतमंद नहीं है तो सब बेकार है. तो उसमें बॉडी, अगर आप इजाजत दें तो इसके 9 सुख डिस्क्राइब्ड है जीवन में. अगर वो 9 सुख सब पे हों तो वो जीवन सफल है. कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माँ बाप का साया, तीसरा सुख घर में हो माया, चौथा सुख गुणवती नारी, 5वां सुख पुत्र आज्ञाकारी, 6ठा सुख सुस्थान वासा, 7वां सुख राज में हो पासा, 8वां सुख भाई हो वीरा, और 9वां सुख पड़ोसी हीरा. तो ये 9 सुख जो हैं, ये आप देखो किसके पास कितने कितने हैं. तो लेकिन इसमें फिर भी ये सारी इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों, पैसा, ये कॉन्टैक्ट्स, अच्छा भाई, अच्छा पड़ोसी, लेकिन पहला सुख निरोगी काया. तो निरोगी काया को रखने के लिए क्या है कि इसमें जो प्रिवेंशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अगर एक बार डिजीज आ गई फिर तो आ गई, उससे बचना
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम 15-20 मिनट के लिए बात करेंगे जोड़ों पे दर्द की और बैक पेन और ऑस्टियोपोरोसिस, जो ये कॉमन इश्यू सब लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ों का दर्द जो है, मैं इनको दो में विभाजित करता हूँ। एक है रेड फ्लैग आर्थराइटिस, एक है ग्रीन फ्लैग आर्थराइटिस। ग्रीन फ्लैग आर्थराइटिस है जो बढ़ती उम्र के साथ थोड़े थोड़े जोड़ घिस जाते हैं, तो सबको होती है, वो इतनी खतरनाक चीज नहीं है उसका। दूसरी है रेड फ्लैग आर्थराइटिस, जो कि जिसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड टाइप का गठिया, उसको जल्दी डायग्नोस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उसका निदान जल्दी हो जाए तो आजकल कई तरह की दवाइयां हैं, जैसे बायोलॉजिकल्स हैं, दूसरे हैं, अगर वो इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो इसको जड़ से भी मिटाया जा सकता है। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जरूरी नहीं कि यंग और मिडिल एज में हो, कई बार एक जिसको बोलते हैं एल्डरली ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी होता है। तो ये चीज को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज काफी भिन्न है। तो भाई किस टाइप की जो आर्थराइटिस है उससे पता लगेगा कि कौन से जोड़ इन्वॉल्व है। एक इन्वॉल्व है, दो हैं, हाथों के जोड़ इन्वॉल्व है, पैरों के जोड़ इन्वॉल्व हैं। सवेरे उठ के जो है ज्यादा स्टिफनेस होती है या कम होती है, सवेरे स्टिफ होते हैं, चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऑयलिंग हो गई थोड़ी देर में, या फिर उसके लिए 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इन सब चीजों को देख के जो क्लिनिशियन है वो अपना ये बना सकता है डायग्नोसिस कि क्या ये इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ रूमेटॉइड है या कोई और है, या ये एज रिलेटेड ग्रीन फ्लैग आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो यदि तो वो रेड फ्लैग वाली इन्फ्लेमेटरी है तो उसके लिए स्पेशल दवाइयां हैं, वो आप जरूर लें अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो जो दूसरी वाली है उसके लिए तो फिर जैसे पेन किलर है, कुछ आजकल और कई दवाइयां ग्लूकोजामीन वगैरह आती हैं, वो कितना इफेक्टिव है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है और वेट कम करना बहुत जरूरी है। बड़ा कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर एक घोड़े पे आप 100 किलो डालोगे, दूसरे पे 200 डालोगे, तो भाई कौन ज्यादा चलेगा, कौन ज्यादा तेज चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट ओनली दिस, अब ये भी प्रूव किया गया है कि जो फैट होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो जॉइंट की कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो नॉट ओनली सिर्फ मैकेनिकल वेट, बल्कि उसके एंजाइमेटिक जो है वो भी प्रॉब्लम है, वो भी जल्दी आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। तो वेट कम करना बहुत जरूरी है। तो मैं जब भी कोई पेशेंट आते हैं, भाई वेट कम करो, फिर मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहा भाई कोई नहीं, मेरा ठीक ठाक है, मेरे को प्रॉब्लम कोई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो करो। तो फिर दूसरा सवाल आता है ये कैसे करूँ। तो आजकल तो कुछ दवाइयां भी आ गई हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई थोड़ा, ये मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाकया बताने वाला हूँ, बिल्कुल ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो ये वाकया आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने उनको बोला, एक व्यक्ति को, भाई वजन कम करो। बोले जी कैसे? मैंने कहा भाई सैर करो, व्यायाम करो, सब कुछ करो। बोले जी आप जो मर्जी बोल दो मैं कर दूंगा, पर ना तो मैंने भागना है, ना दौड़ना है, ना व्यायाम करना है। मैंने कहा भाई क्यों, कोई हार्ट प्रॉब्लम है? कहते नहीं। मैं कहा और कोई बीमारी है? कहते नहीं। मैं कहा फिर? कहता है ईश्वर ने सांस गिन के दिया, मुझे जल्दी खत्म नहीं करना। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है, जितना करोगे उतने ज्यादा और मिलेंगे, डबल मिलता है बोनस। तो व्यायाम करना बहुत जरूरी है, वेट रिडक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये कुछ यहाँ रखे हैं, ये पैम्फलेट्स, पूरे बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये घुटने की दर्द के और कमर की दर्द के कुछ ऐसी एक्सरसाइज के वाले पैम्फलेट्स हैं, आपस में आप ले सकते हैं या फोटोकॉपी करके एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। एक बैक के हैं और एक नी के हैं। तो इनको आप, जिसको बीमारी, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी करें। ये प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है, इनको आप जरूर करिए, ये सबके लिए ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी करें, तो ये सब आप करें। मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ऐड कर बाद में हमारे मार्केटिंग वाले आपको फोटो कॉपी करवा देंगे कि जो वो चाहिए होगा, कलर फोटो कॉपी करवा देंगे। तो आगे बाकी देखो, कभी कभी जोड़ में हम कहते हैं इंजेक्शन लगा लो, अगर जरूरी है तो वो भी लगा लेते हैं। ग्लूकोजामाइन टाइप का आपने सुना होगा, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और इतने बड़े बड़े डब्बे ले आते हैं, जी मेरे को जी मेरे बच्चे ने भेजी है दवाई जोड़ की कार्टिलेज, ठीक है ले सकते हैं। कितना उसका इफेक्ट है मुझे मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन जब कुछ नहीं कर सकते तो ये आप ले सकते हैं। जब पानी जो है और सिर से ऊपर निकल रहा हो तो, या एंड स्टेज आर्थराइटिस आ जाए, तो फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है।
लेकिन ऑपरेशन केवल तभी करना चाहिए जब बीमारी बहुत ज़्यादा, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो अगर 100 लोगों को प्रॉब्लम है 55 साल से ऊपर, तो केवल 2% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है, बाकी 98 को जरूरत नहीं है। तो उनको हम बिना ऑपरेशन की कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इस तरह से दिखता है जब करते हैं। तो पहले लेफ्ट राइट ये वाला है, और ये जैसे पहले का है, ये बाद का है, ये लेडी का पहले का बाद का एक्सरे है, और ये भी पहले और बाद का एक्सरे है। लेकिन अब जो क्या है, अब हम क्या है कि अब हम रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं। यहाँ पे रोबोट्स अवेलेबल हैं, रोबोट भी उससे थोड़ी और प्रिसाइज हो जाती है। ये रोबोट है, इसके अंदर सारा डाटा फीड कर देते हैं, ये हमको गाइड करता है भाई कहाँ कितना कैसे प्लेस करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत 30 मार खा चीज़ है। इसके कई लोग नहीं इसके साथ करना चाहते, फाइन। तो हम पिछले 25-30 साल से दूसरा कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इक्वल कंपेरेबल रिजल्ट है। सब कुछ नहीं है कि इसके बगैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि कई इंश्योरेंस अलाउ नहीं करते, कई ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करती, तो उसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है कि दोनों इक्वली गुड है। तो ये इसका एक्सरे है उसके बाद में। तो ये हमने जब शुरू में शुरू किया था तो काफ़ी ये कवरेज इसकी आई थी। दूसरा एक जो दूसरी चीज़ है कि कई बार ये जो घुटना है वो पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें पूरा घुटना भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग कि तुम पार्शियल या हाफ नी भी हम आपका कर सकते हैं। तो वो क्या है कि ज़्यादा लोग करते नहीं है, तो इसलिए कई बार बाहर कहते हैं नहीं जी दूसरा साइड खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितनी लाइफ फुल नहीं किया उतनी हाफ नहीं किया है, जितना हिस्सा खराब है उतना चेंज करो, बाकी को काय को चेंज करना है। तो ये चाहे वेट भी ज़्यादा हो तब भी हम कर सकते हैं। ये लेडी है, इनके हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, 102-3 किलो की, इनका भी हमने किया। फिर वो जो लॉयर है खुद भी उन्होंने कराया, उन्होंने अच्छा रिजल्ट देखा। तो मैंने यूएई में भी, दुबई और रसल खेमा में भी इंट्रोड्यूस करी, वहाँ जाके वहाँ भी ये वाली सर्जरी करी थी। सो दे वेरी गुड रिजल्ट। इसी तरह हिप में भी अच्छे ऑपरेशन अवेलेबल हैं। ये लड़का पूरी जिंदगी कभी सीधा नहीं खड़ा हो पाया था, पूरा एंकलोज था, और सर्जरी के बाद में देखिए पूरा इतना सीधे खड़े हो गए, अपना बैंक में नौकरी करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नाउ अवेलेबल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्जरी की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम जरा सी प्रॉब्लम है तो ये सर्जरी कर दो, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं आज एक व्यक्ति को कोई एडवाइस दे रहा हूँ, आज के 2-3 साल बाद ये मुझे क्या कहेंगे कि आपने ठीक काम किया था, ठीक एडवाइस दी थी, कि यार क्यों आपने मेरे को एडवाइस दी थी ये वाली। तो वो इम्पोर्टेंट है कि जितनी ज्यादा पेन, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर कम पेन में अगर आप करो, जिसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के हो सकता है, तो रिजल्ट उतने अच्छे आते नहीं। तो यार इतनी तो मेरी थी पहले, और जरा तो भी होती है, तो मेरा ऑपरेशन क्यों किया आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट शुड ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की मेरा कर दो, मेरा काम नहीं चल रहा। सो उसमें रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। जिसमें डॉक्टर जबरदस्ती करा, उन्हें नहीं करा लो, आपका खराब हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, आपका ये हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, बाद में हो नहीं पाएगा, वो ऑपरेशन नहीं कराना। जब आपके दिल से आवाज आए कि मुझे इतनी तकलीफ है तभी कराना, नहीं तो नहीं कराना। ठीक है ना। तो अब दूसरी बात हम करते हैं कमर दर्द की। ये तो भाई जितने लोग हैं 80% लोगों को अपने जीवन में दर्द होनी है कमर की, कभी ना कभी, तो सबको होनी है। तो इसके डिफरेंट कॉज है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके आसपास, मांसपेशियां हैं, डिस्क है, ये हजारों चीजें, सामने ऑर्गन्स हैं। किसी में जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो वो बैक पेन की तरह प्रेजेंट कर सकती है। हमारी जो डिस्क है ना, ये एक प्रकार से एक कुशन है इसके अंदर, इसके कई लेयर्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जब अंदर एक और जेली सी होती है, वो इसके अंदर प्रेशराइज करती है। ये डिस्क की जो बाहर की लेयर फट जाती है तो कमर में दर्द होती है। अंदर की जेली फट के बाहर आ जाए, नस पे बैठ जाए तो टांग में दर्द आ जाती है, या गर्दन वाली फट जाए तो हाथ में दर्द आ जाती है। तो इसका भी जो इलाज है, मतलब ज्यादा बैठने से डिस्क पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सामने झुक के वजन उठाने से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, खड़े रहने से डिस्क पे कम प्रेशर है बजाय इसके बैठने के। सबसे ज्यादा प्रेशर है सामने झुक के किसी चीज को उठाना। हम इन जो कमर दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं। कैसे हमने उठाना है, ये गलत तरीके से नहीं उठाना चीज को। जैसे गृहिणी है घर पे, सामने अगर कोई भारी चीज उठानी है तो बैठ जाओ, उठाओ, अपने पेट के सामने लाओ, फिर खड़ी हो जाओ, है ना। नहीं तो सामने झुक के ऐसे मत उठाओ, उससे फिर डिस्क के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे ही जैसे आपके किचन का काम है, भाई एक लेडी है 5 फुट की, एक 5 फुट 6 इंच की, एक 5 फुट 8 इंच की है, या एक आदमी, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है काम करने का, ये जो मिस्त्री लोग हैं उसी हाइट में बनाते हैं सारे। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? सबके लिए हो ही नहीं सकता। एक 6 फुट का आदमी है,
और एक 5 फुट का है, दोनों के लिए एक सेम हाइट पे कैसे काम हो सकता है? ऐसे ही ऑफिस में सेम चेयर सेम डेस्क हाइट कैसे हो सकती है? तो उसमें एर्गोनॉमिक्स इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अपनी हाइट के हिसाब से आपकी चीजें बनी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अब उसके हिसाब से आप करें, फ्लैट बेड यूज करें, अपना व्यायाम करें, कैसे बेड से निकलना है साइड पे होके, पूरा वजन डाल के नहीं करना, ये सब चीजें करें। ऑफिस में फर्नीचर आपके हिसाब से बना होना चाहिए, एर्गोनॉमिक्स जिससे बोलते हैं। कंप्यूटर सामने होना चाहिए, ज्यादा झुकना नहीं है, लेट के टीवी नहीं देखना, ज्यादा देर फोन पे ऐसे बात नहीं करना। ये सब चीजें करेंगे तो काफी हद तक कमर दर्द और गर्दन दर्द से हम लोग बच सकते हैं। और डेली व्यायाम करना है, जो मैं आपको ये चार्ट दिया है ना, ये तो योगा की तरह है, इसको अपने करना ही करना है। अपने पे देखो, अपने पे क्या है कि अपने पे टाइम स्पेंड करना जरूरी, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, श्रम से सब कुछ होता है, बिन श्रम होत कुछ नहीं, सीधी उंगली घी जमो कसूर निकली नहीं। तो जब तक आप कुछ ना कुछ मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क a little bit hard, do a little bit of मेहनत and then only you will be able to do it। तो एक्सरसाइज के मैंने आपको चार्ट भी दिए, आप उनको प्लीज करिए। और ये कुछ बैठे बैठे जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग जो अपने ऑफिस की चेयर में बैठ के भी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। और जब कहीं बैठे हैं जो लोग ज्यादा देर, उठ के चल दो बीच में, और कई लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जैसे जजेस हैं, सारा दिन बैठते हैं, उठते नहीं। तो एक दो जजेस थे, मैंने उनको बोला भाई उठ जाया करो, कहते हैं जी अलाउड नहीं है, हम लोग तो नहीं उठ सकते हैं। तो हम उठते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे कोर्ट में। तो मैंने कहा आप पहले बोल दो। फिर आपने देखा होगा, एक याद होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है, एक लेडी जज थी, उसने तो कहा मैं खड़े होकर करूंगी, तो उन्होंने फिर स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म बना लिया खड़े होकर करने को। अब कई कॉर्पोरेट ऑफिस में भी स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, आधा काम बैठ के, आधा टाइम जो खड़े होकर करो। तो ये सारी जो प्रिवेंटिव चीजें, इनसे आप करेंगे तो काफी हद तक आप राहत आ सकती है। लेकिन अगर दर्द लगातार रहे, रात को नींद खुल जाए दर्द की वजह से, ये टांगों में दर्द जा रही हो, या हाथों में बोल दो करंट की तरह दर्द जा रही हो, या वजन कम हो रहा हो दर्द के साथ, तो एकदम से अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, ये वार्निंग साइन है, इनको इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है तो 90 लोगों को, 100 में से 90% लोगों को सिर्फ रेस्ट से और उससे आराम आ सकता है। बाकी सिर्फ 8-10% लोगों में ऑपरेशन की जरूरत होती है, जो वो भी एक माइक्रो सर्जरी से करके, छोटे से इंसिजन से हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी जो हमारी हड्डी है वो भी एक जाली की तरह है। आपने देखा वो पुराने जमाने में जाली होती थी, उसके ऊपर पेंट होता था ना, तो ये जाली जो है ना, ये तो प्रोटीन है हमारा, और पेंट जो है ना वो विटामिन डी है, जो वो कैल्शियम है। और जो बकेट में पेंट आता है वो विटामिन डी है। तो वो विटामिन डी पकड़ के कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। हमारा विटामिन डी अगर कम हो जाए तो वो जो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, हड्डी कमजोर हो जाती है। या हम कोई स्टीरॉयड ले रहे हो, या बेड पे लेटे रहे बहुत टाइम किसी बीमारी से, या बढ़ती उम्र के कारण जो हमारे ये रेशे हैं जाली के, ये भी गलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास आजकल बोन डेंसिटी वगैरह है। इससे कई बार क्या फ्रैक्चर हो जाते हैं, जरा सा चल, जिसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं, जरा सा चलो गिर गए। लेकिन जैसे होता है हिप के आसपास फ्रैक्चर होता है जी, वो गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया। एक्चुअली इसका उल्टा होता है, हड्डी इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो फ्रैक्चर होता है तो आदमी गिरता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको अपनी बोन डेंसिटी, जैसे आपकी 60-65 साल की जिनकी उम्र है, 70 साल है, उसके ऊपर अपनी बोन डेंसिटी चेक करा लो। कोई बोन सिंपल सा टेस्ट है, अगर कम है तो उसके लिए दवाई ले लो, कैल्शियम विटामिन डी लेते रहो, दवाइयाँ हैं बोन डेंसिटी अगर कम हो तो। ये सब चीजें करेंगे तो इससे आपको अपना बोन को स्ट्रॉन्ग कर। और बार बार मैं एक चीज बार मैं रिपीट करता हूँ और मैं फिर करूंगा, क्योंकि अगर एक मैं मैसेज दे पाऊँ कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो बाकी सारी चीजें दे फॉल इन, है ना। तो ये सब, कभी अगर ज्यादा दिक्कत हो जाए तो हम बोन के अंदर सीमेंट भी डाल सकते हैं, स्पाइन के अंदर, या कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ज्यादातर यही है कि अपने पहले बचाव कर लो। अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस है या विटामिन डी कमी है तो भाई दवाई ले लो, और अगर सैर करो, व्यायाम करो, और अपना अगर कोई वार्निंग सिग्नल आ जाए तो अपने डॉक्टर को मिल लो, और सब करते रहो। फिर भी अगर पानी सिर से निकल जाए तो फिर हॉस्पिटल्स हैं आपकी हेल्प करने को तैयार है। कोशिश यही होनी चाहिए कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि अगर वेट 103 तक है तब तो आप ऑपरेशन कर लेते हैं, अगर 103 से ज़्यादा है
तो उस केस में 3 को मैंने लिमिट भी दी है, उसमें बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। वो है कि जो आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो अगर वो 40 तक हो तो हम लोग करने को तैयार है, 40 से ऊपर हो तो फिर थोड़ी रिलक्टेंस है। 40 भी बहुत बड़ा वेट होता है, 40 बॉडी मास इंडेक्स, तो उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि किसी का वेट 150 है, मैंने 150 किलो वाले भी देखे, अब उसकी हड्डी मान लो फ्रैक्चर हो जाए तो मैं उसको क्या दूंगा, घर चले जाऊँ? करना पड़ेगा ना, हड्डी फ्रैक्चर होगी वो तो ठीक है। और या प्लास्टर ही लगाया, सर्जरी करनी पड़ती है ज्यादातर। और यदि मान लो कि किसी को इतना ज्यादा दर्द है कि भाई वो चल ही नहीं सकता है, वो जॉइंट इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो खड़े नहीं हो सकता, सारा टाइम दर्द है, फिर क्या इक्वल टू फ्रैक्चर, तो फिर मजबूरी है। लेकिन कोशिश रहती है कि बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा सर्जरी ऑफर ना करें। उनको आजकल दवाइयां आ गई हैं वेट रिडक्शन की, वो ट्राई करें, या बैरियाट्रिक सर्जरी है वो ट्राई करें। लेकिन अगर बिल्कुल ही किसी चीज से नहीं मिलता, फिर मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, बट दैट इज रेयर। फॉर्चुनेटली ओबेसिटी हमारी कंट्री में कॉमन है, बट एक्सट्रीम ओबेसिटी इतनी नहीं है जितनी जैसे यूएस वगैरह में। तो क्रैम्प्स वाले देखो क्रैम्प जो है ये ज्यादातर विटामिन डेफिशिएंसी या सॉल्ट डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, हाँ वो उन्हीं चीजों से। वही एक्सरसाइज इसका तरीका है। और एक मैं आपको जो टोटका बता सकता हूँ वो है क्विनीन लेना। क्विनीन आपको मिलती है जो ये टॉनिक वाटर आता है, टॉनिक वाटर में क्विनीन होती है, तो आप वो टॉनिक वाटर ले सकते हैं हफ्ते में 1-2 बारी, वो बहुत अच्छा है क्रैम्प्स के लिए। हम कई प्लेयर्स को भी देते हैं, जैसे प्लेयर्स को फील्ड पे आते हैं क्रैम्प आते हैं तो उनको हम टॉनिक वाटर देते हैं, पर वो जिम नहीं लेनी उसके साथ। टॉनिक वाटर होता है ना, ये ग्रोसरी दुकान पे जिन एंड टॉनिक नहीं बोलते, बिना जिम के होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक मिलता है ना, उससे मिलता है। वो मेरे को आइडिया नहीं है। सर ये सर्वाइकल प्रॉब्लम में थोड़ा नॉलेज दे दीजिए सर हमें। सर्वाइकल प्रॉब्लम जो होती है, वही मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी ना अभी, इसमें है वो भी आप अपना फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज सीख लो, प्रिवेंशन करो। मेडिसिन वही पेन किलर वगैरह है, जिनको ज्यादा दिक्कत होती है फिर उसमें कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई बिना सर्जरी के ही काम चले। एक ऑब्जर्वेशन आता है डॉक्टर साहब, एक बार ये देखा जब हम कई बार खड़े होते हैं और घूमते हैं, ट्विस्ट करते हैं या हाथ पैर तो कड़कड़ का साउंड घुटनों में आता है। ये साउंड क्या नॉर्मल है या कोई इंडिकेशन? देखो कोई जो जिसको हम क्रैपिटस बोलते हैं जॉइंट में, कई बार तो ये बिनाइन होती है, इनका कोई मतलब नहीं है। जरा सी अगर जॉइंट में इरेगुलरिटी आ जाए तो हो जाता है, इट डजंट मीन मच, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कई पेशेंट आते हैं अभी मेरा ये हो गया तो मैं उनको भी रीअश्योर कर देते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है ना। तो बाकी जो एक होता है कि जो अटकती है तो खटक ऐसे आवाज आती है, वो मेनिस्कस टियर वगैरह से हो सकती है। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। कि जैसे अवॉइड करते रहते हैं नी सर्जरी वगैरह और पेन किलर्स और कैल्शियम वगैरह खाते रहते हैं, तो कैल्शियम का दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मैं एक केस जानता हूँ, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई एट द एज ऑफ 63। देखो ऐसा है कि कैल्शियम अगर आप ओरली ले रहे हैं और विटामिन डी ओरली ले रहे हैं तो ज्यादातर कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर किसी को कोई डिजीज है, जैसे जिसको पैराथायराइड एडेनोमा जिसको बोलते हैं, या कई लोगों को माइलोमा वगैरह, उसमें कैल्शियम लेवल बोन डिस्ट्रक्शन से ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसमें ये चीजें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। पर अक्सर ओरली मेडिसिन लेने से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो विटामिन डी इंजेक्शन कई लोग देते हैं उसके बिल्कुल डेड अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नहीं तो क्या बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती, ज्यादा आप कैल्शियम ले रहे हो तो रिजेक्ट कर देती है। और लेकिन इंजेक्शन आप विटामिन डी दें तो वो तो बॉडी में चला जाता है, तो वो दिक्कत देता है, टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। तो इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है विटामिन डी के। इंजेक्शन सिर्फ तब देते हैं जबकि किसी को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं कि उसकी एब्जॉर्ब करने की क्रिया में कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, अदरवाइज इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ओरल इज एज गुड एज इंजेक्शन, इनफैक्ट ओरल इज बेटर। नहीं, हार्ट पेशेंट के लिए ठीक है कैल्शियम, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं, आर्टरी में कोई मतलब ब्लॉक नहीं ऐसा नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं होता, ये उल्टा है। बल्कि
अगर आपका कैल्शियम लेवल कम हो तो डिपॉजिट होने की ज्यादा, और वो बिल्कुल अलग फिनोमेना है जो डिपॉजिट है, वो तो अंदर उसके जो एट्रिशन होती है वहाँ पे इरेगुलरिटी आती है तो कैल्शिफिकेशन होती है, वो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप पेन किलर, अगर आपको जरूरत नहीं है तो काय को लेंगे, कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जरूरत पड़ती है तब भी लोग कहते मत लो। नहीं, वो भी गलत है। पेन को डॉक्टर्स बोलते हैं। नहीं, देखो पेन को किल करना भी जरूरी है, नहीं तो पेन प्रिंट हो जाती है दिमाग में, फिर वो जब पेन का सोर्स खत्म हो जाए फिर भी लगता है मुझे पेन हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पेन किलर बिल्कुल नहीं लेने, जब जरूरत है तो लें, लेकिन मॉडरेशन में लें और जितनी जरूरत है उतना ही लें। और कुछ सेफ पेन किलर्स आते हैं आजकल, वो लो, वो खाली पेट मत लो, अगर जरूरत हो तो। डॉक्टर साहब, पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल सिंपल। डॉक्टर साहब ये लेट पैरासीटामोल सेफ। हाँ डॉक्टर साहब, अपार्ट फ्रॉम सर्जरी ये लेटेस्ट टेक्निक्स कौन सी अवेलेबल हैं जो कि नी पेन को या कार्टिलेज को ग्रो करने के लिए? देखो ऐसा है कि वही मैंने आपको बताया ना, कुछ दवाइयां हैं, कुछ इंजेक्शन है, ये सारे डाउटफुल वैल्यू की हैं। हाँ। जो पीआरपी इंजेक्शन बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं, टोटली कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। है ना। तो इसके लिए इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रूफ नहीं है इनका। तो पेन रिलीफ के लिए कुछ आजकल वो आते हैं कि इंजेक्शन दे सकते हैं, या वो जो नी के आसपास जो नर्व होती है उनको ब्लॉक कर सकते हैं, जिनको जेनिकुलर नर्व ब्लॉक आते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फिट नहीं है सर्जरी के लिए, और या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एज हो गया, नहीं कराना चाहते, तो देन यू कैन डू ऑल दिस। हाँ, सक्सेस रेट इतना हाई नहीं है। जो फिजियोथेरेपी ठीक है, वो आप उसकी एक्सरसाइज और मेरा वेट लॉस काफी हो गया, 34 है, अब आधा किलो बढ़ा है। देखो ये ना ऐसा है कि ये स्पेसिफिक पर्सन प्रॉब्लम है ना, ये तो चैम्बर में बैठ के डिस्कस हो सकती है। वी कैन डिस्कस दैट इन जेनेरिक टर्म्स। जनरली स्पीकिंग, अगर आप चल फिर के यहाँ आ रही हैं तो आपका वैसे I'm quite active otherwise। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते क्योंकि हैं। मेरे को स्ट्रोक भी हुआ है और शोल्डर का ऑपरेशन भी हुआ है, काफी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा भी है। एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ काफी, तो बाकी You're doing well. Better is. पेशेंट्स हैं कुछ जिनका आपने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, वेरी वेरी हैप्पी। ही इज वन ऑफ देम। Oh, thank you. अच्छा, पेन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? अगर पेन हो रहा है नहीं, जब पेन हो रही है ना उस समय एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी, लेट द पेन गो। एक्सरसाइज इज फॉर प्रिवेंशन, एक्सरसाइज इज नॉट फॉर पेन रिलीफ। अब जहाँ दर्द हो रही है उसको रोज वहां मारोगे तो पेन कैसे ठीक होगी? जब ज्यादा पेन हो रही है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, आइसिंग करो उस जगह की। जब पेन कम हो जाएगी फिर एक्सरसाइज शुरू करो। नी इम्प्लांट करने के बाद कितने साल तक चल जाते हैं? 25 साल 30 साल भी चलते हैं, और ना चले तो 5 दिन ना चले, तो ज्यादा देर तो एवरेज जो है, एवरेज आप 20 साल मान के चलो। सारे टेस्ट अगर 10 से कम है तो क्या आर्थराइटिस है? नहीं तो नेगेटिव है ना, नॉर्मल है। कितना रेंज कितना? वो डिपेंड करता है कितना है, 10 से ऊपर होना चाहिए। और एंटीसीसी बॉडी जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है, और ESR CRP ज्यादा हो, और पैटर्न ऑफ डिजीज RA फैक्टर कई बार पॉजिटिव होता है, वो रूमेटॉइड नहीं भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि RA फैक्टर पॉजिटिव है तो रूमेटॉइड नहीं है, तो अदर फैक्टर्स आल्सो यू हैव टू सी। सर एक सवाल है कि अगर नी इम्प्लांट कराने के बाद अगर 20 साल हो गए हैं और पेन है तो दोबारा कुछ हो सकता है? हाँ, दोबारा अगर वो नी इम्प्लांट लूज हो गया है तो उसको दोबारा डाल सकते हैं, नया वाला, अगर जरूरत हो। ये वो तो मैं रेड फ्लैग आर्थराइटिस आपको बता रहा था ना। रेड फ्लैग आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी रूमेटॉइड वगैरह, वो सिर्फ जॉइंट नहीं है, उसमें सारा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसमें लंग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, बाकी सिस्टम भी हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज इट अर्ली एंड ट्रीट इट विद प्रॉपर ड्रग्स। What is the frequency of getting the bone density test and vitamin D test? देखो ऐसा है कि आफ्टर द एज ऑफ 60 एक बार बोन डेंसिटी कर लीजिए आप। अगर आपकी नॉर्मल है तो फिर 5 साल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी नॉर्मल नहीं भी थी, आपने दवाई भी शुरू करी है, तो भी 2-3 साल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस फिगर्स चेंज वेरी स्लोली। समटाइम्स द फिगर्स डोंट इवन चेंज, द ड्रग्स दे ट्राई टू रिड्यूस योर फ्रैक्चर रिस्क। आपकी फिगर्स में कई बार ये नहीं चेंज आता है, सो डोंट गेट परटर्ब कि जी मैंने इतनी दवाइयां भी खाली फिगर तो वही आ रही है। तो ये भी आप देखिए कि 5 साल में अगर आपने दवाई खाई है तो वो फिगर काफी खराब होनी थी, अगर वो नहीं खराब हुई है तो देन दैट मींस इट हैज हेल्प यू, है ना। तो डोंट गो ऑन फिगर्स, इट्स द फ्रैक्चर रिस्क रिडक्शन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट।
एक डॉक्टर साहब आपने बताया था बायोलॉजिकल से आर्थराइटिस कम किया जाता है, वो वो क्या कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर टाइप की दवाइयाँ हैं जिनको बायोलॉजिकल ड्रग्स बोलते हैं। है? अच्छा। थैंक यू सो मच। मैं बीच में छोड़ रहा था जो आपको जो परफॉर्म कर रहा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चार्ट दिए हैं, इसमें आपस में आप फोटो कॉपी करके शेयर कर लीजिएगा, और कम हो तो मेरे से और लेके आपको ये दिलवा सकते हैं। और थोड़े भिजवा देना जी, कुछ रह गए हैं हाँ, मतलब। तो बहुत तो अच्छा कॉपी लगा तो कोई आपसे देने बात आएगा नहीं करके, बाद में। कि आप इतने सारे लोग यहाँ आए हो। तो मैं तो इलेक्शन ही लड़ रहा था, रोड ही मिल